करते हैं जरा। अभी हम लोग कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हमारी टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो शायद आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी। तो लास्ट क्लास में ना हमने डिस्कस किया था। एक्चुअली लास्ट क्लास में कुछ दिक्कतें आ गई थी तो हमने लास्ट क्लास को फिर मैंने क्लास पूरी ले नहीं पाया था, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा आज। तो देखो, हमने स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़ा था कैपेसिटर्स होता क्या है, कैपेसिटर्स में एनर्जी कैसे स्टोर की जाती है। फिर मैंने बताया था कि कैपेसिटर्स के कुछ टाइप होते हैं। कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं जिनमें दो प्लेट्स होती हैं, फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स होते हैं, सर्कुलर कैपेसिटर्स होते हैं। तो हमने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ लिया था कि उनके अंदर की थ्योरीज कैसे कैसे काम करती हैं। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को, कि उनके अंदर कैसे काम करती हैं चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हैं, फोर्स क्या होता है उनके अंदर। तो वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। okay. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, अब देखो कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है इसकी। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट्स एम एंड एन ईच ऑफ एरिया ए एट अ सेपरेशन डी। तो तीन चीजें इसमें लिखी गई है कि दो मेटेलिक प्लेट होंगे, उनका एरिया ए होगा और सेपरेशन डी होगी। प्लेट एम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लेट एन इज अर्थ। तो जो एम है आपका वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और जो आपका एन है वो अर्थ किया हुआ है। इफ एप्सिलॉन आर इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल मीडियम एंड ई इज द फील्ड एट अ पॉइंट पी दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू प्लेट्स, देन। तो इस पूरी कंडीशन को अगर पिक्टोरियल डायग्राम में आपको बना के दिखाऊं तो ऐसा है कि मेरे पास दो प्लेट्स हैं, ये मेरी प्लेट वन और ये मेरी प्लेट टू। ठीक है, दो प्लेट्स हैं मेरे पास। ये प्लेट एम है, ये प्लेट एन है, इनका एरिया ए दिया हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस डी दी हुई है। जो प्लेट एम है वो क्या है, आपका पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और इसको हमने कर रखा है अर्थ। ठीक है, अब देखो इतना चीज हो गई। अब मुझे बतानी है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक और पी पॉइंट भी है, यहाँ पे एक पी पॉइंट भी लाई कर रहा है। ठीक, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो देखो, मेरे पास दो प्लेट है एम और एन। मैं जानता हूं एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से बन रही होगी, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो बस मैं उन दोनों चार्जेस को ऐड कर दूंगा। अब आप कहेंगे सर ये कहां से आ गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी था। ठीक है, तो देखो हमने ना गॉस लॉ के एग्जाम्पल से पढ़ा था कि एक इनफाइनाइट प्लेट होती है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। एक तो हम लोग जानते हैं कि पॉइंट चार्जेस के लिए कैसे निकालते हैं, एक इनफाइनाइट प्लेट के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो प्लेट है, एक इनफाइनाइट प्लेट कंसिडर करेंगे एम वाले को, एक इनफाइनाइट प्लेट कंसिडर करेंगे एन वाले को। एक पे है पॉजिटिव चार्ज, एक पे है नेगेटिव चार्ज। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके कारण होगी, ई प्लस प्लस ई माइनस के कारण। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा, और गॉस लॉ से क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी इन पे, सिग्मा अपॉन टू एप्साइलन। जहां एप्साइलन क्या होता था, आपका जो मटेरियल मीडियम का परमिटिविटी है। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन टू एप्साइलन हो गया आपके पास यहाँ पे। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, तो अगर आपको याद होगा तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर इस पूरे प्लेट पे क्यू चार्ज है और इसका एरिया ए है, तो सिग्मा की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, कि ए एरिया पे क्यू चार्ज है तो पर यूनिट पे कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन होता था। इसके लिए भी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि चार्ज इस पे भी सेम है। आखिर तो चार्ज की मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग देख रहे हैं ना, इस पे भी 50 कूलम है, प्लस 50 कूलम है, इस पे भी इस पे माइनस 50 कूलम है, मैग्नीट्यूड दोनों में 50-50 ही है, और एरिया दोनों का ही ए है। तो दोनों का सिग्मा सेम आया मेरे पास। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्साइलन। एप्साइलन याद रखना, एप्साइलन क्या है, मटेरियल मीडियम जो बीच में भरा हुआ है इन दोनों प्लेट की, उसकी परमिटिविटी। और मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बताया था कि एप्साइलन आर इज इक्वल टू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ई की वैल्यू मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, इस वाले एप्सिलॉन की। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन को रिप्लेस किससे करेंगे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे निकली हुई है, डिस्टेंस मुझे पता है प्लेट्स के बीच का d है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आप इसको और थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहते हैं तो सिग्मा की वैल्यू क्या डाल दीजिए, Q अपॉन ए, जो मैंने आपको बताई थी, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये आपका चार्ज, ये एरिया। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए डाल दिया यहाँ पे, तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और अगर आप कैपेसिटेंस निकालनी है, तीसरी चीज, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू वी। ये कहां से आया था, Q इज इक्वल टू सी वी, मेन फॉर्मूला था, वहां से C की वैल्यू क्या आ गई, Q अपॉन वी। अब V की वैल्यू मुझे पता है, इसको मैं डाल दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन टी। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बीच का मटेरियल मीडियम क्या है, एप्सिलॉन है, और ई आर क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है। तो एप्सिलॉन या फिर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब कल को क्या हो, कल को मैं वहां पे क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ये काम किया था। ठीक है, क्वेश्चन इजी होगा तो क्या आएगा, मटेरियल मीडियम की जगह पे क्या होगा, वहां पे एयर रखा हुआ होगा, एयर रखा रहेगा तो मैं क्या यूज करूंगा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। चलो उस केस को देख लेते हैं। देखो ये मेरा वो फिगर था जो मैंने बताया था, बनाया था आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मीडियम एयर है या वैक्यूम है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कैसे 1 हो जाएगी, एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एयर मीडियम हो जाएगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले की, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी, 1। रिलेटिव परमिटिविटी 0 हो गई तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आपका, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा मीडियम की, ए एरिया पे डिपेंड करेगा प्लेट के, और डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा होगा। और एप्सिलॉन आर जो मैंने यहां से हटाया था, उसको क्या कहते हैं, के या फिर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं, या फिर इस केस में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, या फिर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। तो कई बार एप्सिलॉन आर दिया रहेगा, कई बार के दिया रहेगा, कई बार लिखेगा कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू ये है। तो दोनों ही चीजों को याद रखिएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलो बढ़िया, क्लियर है। तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स बहुत इजी से कॉन्सेप्ट होगा। क्यों, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है, मेरे पास डिस्टेंस पता है, और मेरे पास चार्ज पता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, F इज इक्वल टू क्यू ई। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो देखो, द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज दे आर अपोजिटली चार्ज। ऑफ कोर्स M पॉजिटिव चार्ज था और N मेरा नेगेटिवली चार्ज था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट E1 एप्सिलॉन अपॉन, सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने निकाल लिया था। अच्छा, वहां पे एप्सिलॉन लिखा था क्यों, क्योंकि वहां पे मटेरियल मीडियम को काउंट कर रहे थे। जब मटेरियल मीडियम को काउंट नहीं कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, एयर है या वैक्यूम है यहाँ पे। और सिग्मा को चेंज करेंगे किससे, क्यू बाई ए से, तो क्या आ गया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब देखो, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू इज, माइनस क्यू पे फोर्स क्या होगा, इस E1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, Q से। क्यों, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू, मेरा क्या होता है, फोर्स की वैल्यू। और निकाल किस पे है, नेगेटिव चार्ज पे निकाल रहे हैं, तो माइनस क्यू इंटू दिस टर्म, तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ए आ गया नेगेटिव प्लेट पे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्शन दिखा रहा है बस फोर्स का, इस पे मॉड लगा देंगे तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा वो, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत, या तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं या फिर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब मैनिपुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद का तो नेक्स्ट फॉर्मूला है ना प्रेशर का, वो आसानी से आ जाए, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं उसमें।
ठीक है, आप चाहें तो इस चीज को याद रख सकते हैं, और अगर कभी भी प्रेशर का फॉर्मूला पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का, तो फिर मैनिपुलेशन करके इस चीज पे आ सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको याद रखें, सिर्फ इस पॉले को याद रख सकते हैं। अच्छा, यहां से यहां कैसे लाया गया है, तो देखो इस क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए है, मुझे इसको ई के टर्म्स में लिखना है और ए के टर्म्स में लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि मुझे निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और प्रेशर का वैल्यू क्या होती है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। और ये वाला फोर्स कौन सा है मेरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो मुझे ना एक्चुअली में एफ की वैल्यू पता है, क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, मुझे एफ बाई ए करना है। ठीक है, अब एफ बाई ए तो ऐसे हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि ए तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, मुझे ए को न्यूमिनेटर में लाना है। तो ए को न्यूमिनेटर में लाने के लिए मैं कुछ जुगाड़ भिड़ाऊंगा। क्या जुगाड़ भिड़ाऊंगा, मैंने देखा ई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ई की वैल्यू मुझे पता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, या फिर ई की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए। ई यहाँ पे आ रहा है, अच्छा क्यू तो यहाँ पे भी आ रहा है, टू एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे ई को फिट करने की कोशिश करूंगा, और तब जाकर के मैं एक नया फॉर्मूला डिराइव करूंगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर। बेसिकली ई को स्क्वायर करके यहाँ पे इसके साथ मैनिपुलेट किया गया है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर। ठीक है, ई को स्क्वायर करोगे और यहाँ से ई को एक्सचेंज करोगे, देखो क्यू स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4 आएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, एक ए ऊपर आएगा मल्टीप्लीकेशन में, और बाकी चीज को आप ई स्क्वायर कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर इसको सॉल्व करके देखोगे तो भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ए है, ई स्क्वायर की वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल आउट होगा, आपके पास एप्सिलॉन एप्सिलॉन ए ए, और ये इसके, अच्छा यहाँ पे एक 4 एक्स्ट्रा, ये कैसे हो गया, शायद इसने कोई कन्वर्जन में गलती की है। एनीवेज उसको देख लेना, चीज वही सेम काम कर रही है कि मैंने ई के और ए के टर्म्स में लाना है। क्यों, क्योंकि मुझे एफ बाई ए निकालना है, और नेक्स्ट बार में मैं क्या करूंगा, एफ बाई ए की वैल्यू डाल दूंगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जिससे मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों कहते हैं, क्योंकि सर मेरी जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वो एक ए एरिया के ऊपर लग रही है, तो इसलिए इस प्रेशर का नाम मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। चलो, क्लियर है यहां तक। थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेना वहां पे, मुझे लगता है वहां पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, एक बार उसको रीचेक कर लेना। चलो बढ़िया, नेक्स्ट आते हैं डाइलेक्ट्रिक्स पर। अभी तक हमने डाइलेक्ट्रिक्स डाइलेक्ट्रिक्स बहुत सारी बार रिपीट किया है कि डाइलेक्ट्रिक ये होता है वो होता है, बीच में डाल देते हैं, पर एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। तो देखो मेरे पास, मैं जानता हूं ना, कुछ मटेरियल्स होते हैं, क्या होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। मैंने दो मटेरियल्स जानता हूं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ठीक है, बहुत ईजी है, कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इंसुलेटर्स नहीं करते हैं। पर इंसुलेटर्स के अंदर ना ट्रायल टेस्ट किया जाता था हमेशा, क्योंकि आपको हमेशा एक बेटर मटेरियल चाहिए होता है, तो साइंटिस्ट हमेशा ट्रायल टेस्ट करते रहते हैं। तो इंसुलेटर्स को क्या किया गया, इंसुलेटर्स को हाई वोल्टेज में रखा गया। अब थोड़ा टाइम पहले 0 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट, 20, 40, ऐसे करते करते वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा होता था। तो देखा गया ना कि एक मिनिमम वोल्टेज जब पहुंच जाता है, उसके बाद जब मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूं ना, तो कुछ इंसुलेटर्स चार्ज को पास करा देते हैं, चार्ज को पास करा देते हैं। पास कराने का मतलब क्या है, चार्ज का फ्लो हो जाता है। चार्ज का फ्लो होने का मतलब क्या है, कि करंट का एंट्री हो जाता है गेम में। अब बात तो ये रही कि इंसुलेटर्स के केस में तो करंट आना ही नहीं चाहिए, पर मैंने वोल्टेज को इतना हाई कर दिया है, उस मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर ले गया मैं। तो वहां पे क्या हुआ कि मेरे कुछ इंसुलेटर्स कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, कुछ चार्ज को पास करने लगे, पार्शियल कंडक्टर्स बन गए। तो ऐसे ही इंसुलेटर्स को मैं क्या कहता हूं, डाई इलेक्ट्रिक्स।
डाई इलेक्ट्रिक्स, जैसा कि नाम से दिख रहा है, डाई मतलब दो और इलेक्ट्रिक मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी, तो इनके पास दोनों टेंडेंसी होती है। जब मैं उनको एक स्टैंडर्ड कंडीशन में रखता हूं तो वो इंसुलेटर्स होते हैं, और जब मैं उनको हाई वोल्टेज के उनके मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर लेके जाता हूं तो वो बन जाते हैं कंडक्टर्स, और इन्हीं ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। The insulators in which microscopic local displacement of charge takes place in the presence of electric field are known as dielectrics. Dielectrics are non-conductors up to a certain value of field. Field की एक कुछ certain value तक वो non-conductors होते हैं, depending upon its nature। क्यों? क्योंकि insulators बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, तो हर एक insulator का अपना अलग threshold field value होती है। Next, if the field exceeds this limiting value called dielectric strength, they lose their insulating property and begin to conduct. तो इस डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर जो थ्रेशोल्ड फील्ड वैल्यू होती है, इसके ऊपर लेकर के जाते हैं हम फील्ड को, तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है और कंडक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है डाई इलेक्ट्रिक्स के अंदर या फिर इंसुलेटर्स के अंदर। Dielectric strength is defined as the maximum value of electric field that a dielectric can withstand without breakdown. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा? जो थ्रेशोल्ड फील्ड होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब कि जहां तक वो टूटता नहीं है, कंडक्ट करने नहीं देता है इलेक्ट्रिसिटी को, एकदम स्टैंड स्टिल होता है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के पॉइंट के बाद वो टूट जाता है, कंडक्ट कराने लगता है इलेक्ट्रिसिटी को, और थोड़ा थोड़ा कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करने लगता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर होती है। बाकी ये सारी चीजें आपकी उतनी काम की नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज वगैरह हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। मेन मेरा मोटिव यही पढ़ाना था कि डाइलेक्ट्रिक्स कैसे काम करता है और एक्चुअल में किस तरह के सब्सटेंस होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक अगर एग्जाम में आएगा तो क्या आएगा कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एक इंसुलेटर का टाइप होता है, इंसुलेटर। कई बार एग्जाम में बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं कि डाइलेक्ट्रिक से तो करंट पास करता है तो वो कंडक्टर होगा। नहीं, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है, और अंडर सर्टेन कंडीशंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंडक्टर का काम शुरू करता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स एक्चुअली में बाय ओरिजिन क्या है? एक इंसुलेटर से, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम लोग जो हमने डाइलेक्ट्रिक्स का अपना नॉलेज एक्वायर किया है, अब उसको हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर अब तक जो हम लोग एयर एयर की बात कर रहे थे और फॉर्मूला के थ्रू देखा कि अंदर मटेरियल मीडियम का क्या असर होता है, अब उसको थ्योरेटिकली भी देखेंगे कि मटेरियल मीडियम का क्या असर होता है, थ्योरेटिकल सॉरी प्रैक्टिकली देखेंगे कि मटेरियल मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है बेटा? चलो बढ़िया। इन केस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है, हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला हमने देख रखा है। इफ कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक्स, तो कैपेसिटर क्या है आपका? पार्शियली फिल्ड है डाई इलेक्ट्रिक से। पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या है? ये वाला केस देखो, यहाँ कैपेसिटर है और यहाँ कैपेसिटर की बाउंड्री है, इनके बीच का ये डिस्टेंस है। अब ये वाला स्पेस फ्री है, कलर चेंज करके समझाता हूँ मैं, ये वाला स्पेस फ्री है, ये वाला स्पेस फ्री है, और इस स्पेस में क्या है? डाइलेक्ट्रिक घुसा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ई नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई नॉट। और इस डाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एप्सिलॉन आर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस मटेरियल मीडियम की जो भी रिलेटिव परमिटिविटी होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये बाई फॉर्मूला होता है। यहाँ पे यही फॉर्मूला लिखा हुआ था जो मैंने आपको कहा कि आपके उतने काम की चीज नहीं है, ये वाली चीज। ठीक है, यही फॉर्मूला लिखा होता है, तो इसको आप एज इट इज याद कर सकते हैं कि अगर किसी मटेरियल मीडियम में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डाल रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, when the capacitor is partially filled with dielectric between plates, the thickness of dielectric slab is T। thickness को T मान लिया है, जहां पे T मेरा क्या है? स्मॉलर देन D है। For a capacitor, the field E naught is given by E naught equal to sigma upon epsilon naught। एक जनरल कैपेसिटर के लिए फील्ड क्या होती है मेरी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमने पीछे देख रखा है। एग्जिस्ट इन द स्पेस डी। ठीक है, स्पेस डी में ई नॉट एग्जिस्ट करता है, और जहां पे डाई इलेक्ट्रिक घुसाया हुआ है वहां पे क्या फील्ड एग्जिस्ट करती है? ई, जिसकी वैल्यू क्या होती है? ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। On inserting a slab of thickness T,
अ फील्ड अपीयर्स इनसाइड द स्लैब एंड द फील्ड ई नॉट एग्जिस्ट इन द रिमेनिंग स्पेस। तो यहाँ पे फील्ड ई है, यहाँ पे रिमेनिंग स्पेस में क्या है, ई नॉट है, डी माइनस टी के स्पेस में, ठीक है। इफ वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स देन वी इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, तो देखो जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने स्पेस में है, टी स्पेस में, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितने स्पेस में है, डी माइनस टी स्पेस में। तो बस उन दोनों रिस्पेक्टिव को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि ये देखो, यहां मैंने एक बड़ा सा कैपेसिटर बना दिया, इसके बीच में मैंने इंसर्ट कर दिया है पैरेलल प्लेट, उस पैरेलल प्लेट के बीच में मैं इंसर्ट किया डाई इलेक्ट्रिक। यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट है, यहाँ पे क्या है ई, और यहाँ पे क्या है ई नॉट, ठीक है। ये डिस्टेंस डी है मैं जानता हूं, और ये डिस्टेंस टी है। पोटेंशियल की वैल्यू, उससे छोड़ो, पोटेंशियल के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड की वैल्यू क्या है मुझे पता है, ई की वैल्यू है ई नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, इसकी मटेरियल मीडियम, और एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर के की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मुझे बताना कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। मेरे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दो डिस्टेंस है, तो मैं उन दोनों को ही काउंट करूंगा। तो V इज इक्वल टू, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, ई नॉट, तो ई नॉट को लिखा, इंटू ई नॉट कितने डिस्टेंस पर है, तो डी वाला पूरा स्पेस है, टी में ये ई काम कर रहा है, तो ई नॉट कितना में काम कर रहा होगा, डी माइनस टी, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा यहाँ पे काम कर रहा है, ई, और ई कितने स्पेस में काम कर रहा है, टी, तो ई इंटू टी। यहां से वी की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई टी। ये देखो ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ई नॉट कहाँ काम कर रहा है, डी माइनस टी स्पेस में, और ई कहाँ काम कर रहा है, टी के स्पेस में, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई टी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस स्पेस में काम कर रही है उन दोनों का प्रोडक्ट करके ऐड करते जाएंगे तो मुझे मेरी वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे बताओ, कल को अगर यहाँ पे दो प्लेट को इंसर्ट कर दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड में, तो क्या कहेंगे, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, सपोज करो ई वन ई टू ई थ्री। ई वन जितने स्पेस में काम कर रहा होगा उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ई टू जितने स्पेस में काम कर रहा होगा उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ई थ्री जितने स्पेस में काम कर रहा होगा उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सबका समीशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल पोटेंशियल आ जाएगी। चलो क्लियर है ये चीज, कोई डाउट नहीं है इस नाम में, टोटल पोटेंशियल वाले में। रिपीट करो सर, अच्छा रुको एक सेकंड, मैंने कहा, मैं इसको पूरा इरेज करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनाया आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और मैं चेक करना चाहता हूं कि कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब मैं डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करता हूं। अभी मुझे फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, ठीक है। पर मैं चेक करना चाहता हूं कि जब मैं पैरेलल प्लेट को इंसर्ट करता हूं तो मेरी चीजें कैसे चेंज हो रही होती हैं पैरेलल प्लेट के कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में, जब मैं एक पैरेलल प्लेट पे इंसर्ट करता हूँ डाई इलेक्ट्रिक। तो मैंने यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, कैसे इंसर्ट किया है, ये जो डाई इलेक्ट्रिक है वो टी थिकनेस का है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई मानी है, और इसका जो मटेरियल मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन आर है, ठीक। चलो ये जो टोटल डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच में वो डी है, और यहाँ पे ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है इन दोनों के पास, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू मैं जानता हूं, पीछे से क्या होती है, सिग्मा अपॉन, सिग्मा गलत हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। एप्सिलॉन
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा मैंने बताया कि जब मैंने डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कैसे चेंज होती है। जो डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है वो होती है ई नॉट अपॉन जाती है यहाँ पे जो ये वाली चीज है एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पीछे से आया है, ये वाला फॉर्मूला हमने अभी बताया है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक के डालने से ऐसे चेंज करती है, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर है। अब मुझे सी निकालने के लिए फाइनली क्या चाहिए, वी चाहिए। वी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वी की वैल्यू मैं जानता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू होती है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। अब मेरे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट और ई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ई नॉट जितने डिस्टेंस में है उसको उससे मल्टीप्लाई करूंगा और ई जितने डिस्टेंस में काम कर रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दूंगा और कहूंगा कि ये मेरी टोटल वोल्टेज की वैल्यू है। तो पहले मैं लिखता हूं ई नॉट। अब ई नॉट कितने स्पेस में काम कर रहा है, तो ये देखो ये टोटल मेरा डी है, ये टी है, तो ई नॉट यहाँ पे और यहाँ पे काम कर रहा है। ये दोनों डिस्टेंस कितना होगा, ये डी और ये माइनस टी, तो डी माइनस टी स्पेस में ई नॉट काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, ई। ई इंटू क्या करूंगा मैं, ई कितने में काम कर रहा है, इस टी एरिया में काम कर रहा है ई, तो ई इंटू कर दूंगा टी। ये मेरी आ गई पोटेंशियल की वैल्यू। यही मैं कहना चाह रहा था कि पोटेंशियल की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस एरिया में काम कर रही है उसको उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा। ई नॉट मेरा डी माइनस टी रेंज रीजन में काम कर रहा है, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी हो गया। और जो ई है मेरा वो काम कर रहा है टी थिकनेस में, तो ई इंटू टी हो गया। और इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरी वैल्यू आ गई किसकी, इस पोटेंशियल की। टोटल पोटेंशियल कितना एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, क्लियर है अब। चल बढ़िया, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन दोनों ही केसेस से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ई है, यहाँ पे ई नॉट है, तो मैं यहाँ से निकालूंगा कॉमन बाहर ई नॉट को, ठीक है। और जब यहाँ से ई नॉट बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ई नॉट, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी और प्लस ई नॉट से ई नॉट कट जाएगा तो ई टी बचेगा। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि मुझे ई नॉट बाई ई की वैल्यू पता है, वो क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर। कहाँ से आया, यहाँ पे देखो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर होगी ई नॉट बाई ई की वैल्यू। तो मैंने ये वाली चीज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। डी माइनस टी ऐसे कैसे रह गया, ई अपॉन ई नॉट क्या होगा, तो वन बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई नॉट अपॉन ई की वैल्यू है एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, तो एप्सिलॉन आर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, बचेगा वन बाई एप्सिलॉन आर, इसको टी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे सर ये ए कहाँ से आ गया, सिग्मा को मैंने चेंज किया है क्यू अपॉन ए, ठीक है, बस इतना ही किया है। डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अब मुझे पता है सी का वैल्यू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, ठीक है। सी का वैल्यू क्या होता है, कैपेसिटेंस हम लोग को निकालना था, क्यू अपॉन वी होता है। ये टोटल वैल्यू किसकी है, वी की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है। वी की वैल्यू ये निकाल दी, तो यहाँ पे पुट करूंगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन दिस टर्म। ये कहाँ से आएगा, इस पूरे चीज को जब मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊंगा तो क्या होगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और जो ए एप्सिलॉन नॉट है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। यहाँ से फाइनल आपका ये आंसर निकल करके आता है। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं फॉर्मूला याद रखने की। जब भी क्वेश्चन में पूछेगा कि मैंने बीच में इंसर्ट किया है तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कैसे उस चीज को अप्रोच करना है और कैसे सॉल्व करना है। कैसे अप्रोच करना है, तो मुझे निकालना है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस के लिए क्या जरूरी है, कैपेसिटेंस के लिए चाहिए मुझे क्यू और वी।
चार्ज तो दिया रहेगा, मुझे निकालना है बेसिकली वोल्टेज। अब वोल्टेज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। सर यहाँ पे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जितने रीजन में काम कर रही है उसको उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। और ये जो बीच वाला ई है, जो ये डाई इलेक्ट्रिक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर या फिर ई नॉट अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। ये एक फॉर्मूला है जिसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से पोटेंशियल निकाला और पोटेंशियल के हेल्प से मैंने Q अपॉन V करके कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल दी। कब, जब मैंने पार्शियली फिल्ड किया है अपने डाई इलेक्ट्रिक से किसको, अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। नेक्स्ट, इफ द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द इंटायर स्पेस, जब पूरा इंटायर स्पेस में भरा पड़ा हुआ है तो क्या होगा, इक्वेशन 1 जो है ये वाला इक्वेशन, यहां पे क्या डालिएगा आप, D इज इक्वल टू टी, D इज इक्वल टू टी डालिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, सी मीडियम की वैल्यू टी माइनस टी, एक सेकेंड, D इज इक्वल टू टी, सॉरी, सो D इज इक्वल टू टी नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, T की वैल्यू 0 कर देंगे यहाँ पे। ये रहा, और मेरे पास निकल के क्या आ जाएगा, ई नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए डिवाइडेड बाई डी। और ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, अगर बैक जाए तो हमने जो सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये रहा वो फॉर्मूला। तो जो हमने प्रोसेस से निकाला और जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला करके निकाला था और जो कॉन्सेप्ट के थ्रू निकाला, वो दोनों फॉर्मूले क्या आए हैं, दोनों फॉर्मूले ही आपके सेम आए हैं। ये रहा, मीडियम जब पूरे में भरा रहेगा और एप्सिलॉन आर उसका रिलेटिव परमिटिविटी रहेगा, तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। और याद क्या करना है, सी का आपको पता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी होता है, और जब मीडियम में डालेंगे तो बस यहाँ पे एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक छोटा सा काम करेंगे, एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे तो जो नॉर्मल रेडियस है उसको एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देंगे, बस इतना सा काम करना है और मेरा आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है यहां तक, माननी कोई डाउट है यहां तक बेटा। क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये वाला कौन सा केस था, जब t इज इक्वल टू डी हो जाएगा, और सिंपल सा क्या किए थे, या तो इस पूरे चीज को याद कर सकते हो, पर हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला से याद करो, क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन बनता है। इस चीज को याद कर लो, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और इस चीज को किस चीज के लिए रखो, कॉन्सेप्ट के लिए रखो। यहाँ पे बस खाली डी का वैल्यू टी के बराबर कर देंगे और ये चीज यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कैसे कैसे होगी, बहुत आसान से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे डी डालूंगा और इसको खोलूंगा तो पहले डी माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर डी अपॉन ई बाई आर बचेगा, जो कि ई आर ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन आर आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मेन बात क्या है कि इस फॉर्मूले को याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें फॉर्मूला भी क्या है, याद रखना कि जब मटेरियल मीडियम इंसर्ट करते हैं तो एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देते थे। चलो नेक्स्ट आओ, इफ कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड विद अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी, टी लेस देन डी, जब टी छोटा है आपका डी से और आपको फिल्ड किया गया किससे, एक कंडक्टिंग स्लैब से। ये ध्यान देना, कंडक्टिंग स्लैब। अब कंडक्टिंग स्लैब का क्या मतलब है सर, कंडक्टिंग स्लैब का मतलब होता है कि उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी ना, वो इन्फिनिटी हो जाएगी। क्यों, कि वो एक कंडक्टर है। कंडक्टर के केस में जो रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो जीरो होती है। जीरो क्यों होती है रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि कंडक्टर्स के केस में जो उनका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ना, वो इन्फिनिटी को टच, वो जीरो को टच कर जाती है। ठीक है, तो वहां पे आपकी एप्सिलॉन जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो इन्फिनिटी होने लगती है।
अब जब रिलेटिव परमिटिविटी इन्फिनिटी हो रही है, तो जहां जहां मैंने रिलेटिव परमिटिविटी का यूज किया था वो क्या हो जाएगी, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। यहाँ पे डाला इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, 1 - 0 1, तो नीचे क्या बचेगा, d-t। तो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d-t। ये वाला केस भी याद रखिएगा, कभी कभी बच्चे इसमें ये वाला केस लगा के आ जाते हैं। याद रखिएगा, ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यहाँ पे इंसर्ट किया था मैंने, पार्शियली फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक। और यहाँ पे क्या डाला है मैंने, कंडक्टर डाला है। और कंडक्टर और डाई इलेक्ट्रिक में अंतर होता है, क्यों, क्योंकि जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो एक इंसुलेटर होता है, और जो कंडक्टर होता है वो तो कंडक्टर होता ही है, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है, उसके केस में एप्सिलॉन आर रहेगा, पर जब मैं कंडक्टिंग स्लैब डालूंगा तो उसके लिए वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, कंडक्टिंग स्लैब नहीं लिखता, कई बार लिखता है मेटेलिक स्लैब, कि मैंने मेटेलिक स्लैब यहाँ पे इंसर्ट किया है। मेटेलिक स्लैब का क्या मतलब है, मेटेलिक स्लैब का मतलब भी है कंडक्टिंग स्लैब। क्यों, क्योंकि मेटल्स भी एक तरह के कंडक्टर्स ही होते हैं। तो या तो कंडक्टिंग स्लैब लिखे या मेटेलिक स्लैब लिखे। याद रखिएगा कि जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो क्या जाएगी, इन्फिनिटी को टच कर जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। पूरे लेक्चर में कोई डाउट बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के पूरे क्लास में कोई डाउट कहीं से भी, सब कुछ क्लियर है। चलो बढ़िया, क्लियर है तो रिवाइज करना है इसको, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें क्या आपका आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसा रेसिस्टेंस में पढ़ा था वही सेम चीज यहाँ भी आएगी। ठीक है, क्लियर सर, चलो बढ़िया, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।